हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सरकारी अध्यापक। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं, कि हमने 3 सेशन किए हैं जिसमें हमने सीटेट के जो प्रीवियस ईयर की मैथ्स पेडागोजी है उसके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, चाहे वो 2018 का पेपर 1 हो या फिर 2019 में जुलाई और दिसंबर का जो पेपर 1 हुआ था उसकी पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी हमने डिस्कस की है। अगर आपने वो सेशंस नहीं देखे हैं और आप सीटेट देने वाले हैं, चाहे पेपर 1 हो या 2 हो, तो चैनल पर जाकर आप उस सेशन को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, आज के सेशन की बात करते हैं। तो आज के सेशन में हम लेकर आए हैं CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, या आप कह सकते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। और ये जो आपके सामने पेपर है, ये 2018 दिसंबर का पेपर है जो कि हुआ था, और पेपर 1 है। ठीक है, 1st to 5th प्राइमरी के लिए जो पेपर किया जाता है सीटेट का पेपर 1, उसके CDP के क्वेश्चंस आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। गाइस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आप इस बात से भली भांति जो है वाकिफ़ होने चाहिए, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर पेपर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कभी कभी वो 50% भी डिपेंड करता है, क्योंकि एक चीज़ तो ये होती है कि कई बार आपको वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं अपने एग्ज़ाम में, और कई बार उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। और तीसरी बात क्या, कि आपको पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मुझसे, क्योंकि जिस तरह से प्रीवियस ईयर का ट्रेंड रहता है उसी के हिसाब से, उसी पर बेस्ड, उसी के टाइप के क्वेश्चंस आपसे जनरली पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर किसी भी सीटेट ही नहीं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं, और आज CDP का सेशन हम करेंगे। आप सब लोग जल्दी से रेडी हो जाइए आज के सेशन के लिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग यहाँ पर वीडियो देखना है, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और पेडागोजी के सेशन के लिए आप सभी तैयार हैं। तो क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके सामने होगा, स्क्रीन पर होगा। आपको जिस लैंग्वेज में सही लगे उसमें आप इसको पढ़िएगा, आराम से क्वेश्चन पढ़ना है। बाई चांस किसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा जल्दी पढ़ दूँ तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जिसने अभी शुरू किया है, तो CDP या फिर पेडागोजी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हमें क्या लगता है, समय लगता है पढ़ने में, ठीक है, चीज़ों को समझने में। लेकिन अगर आपने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है तो आप थोड़ा जल्दी चीज़ों को समझ लोगे। ठीक है, तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी तैयारी है, आपने कितना इसके शब्दों को, इसकी चीज़ों को समझ लिया है। क्लियर है इतनी बात? चलिए, सेशन के बीच में कोई बातें नहीं होंगी, सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर का ही डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर क्या चीज़ें रहेंगी, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है। जनरली आपसे क्वेश्चन ही पूछा जाता है सत्य और असत्य का, और कई बार इनमें से कौन सा नहीं है आपसे पूछा जाता है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप नहीं पढ़ते हो, है पढ़ते हो, और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन गलत कर देते हो। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है किसी भी एग्ज़ाम में, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। अगर आपने देखिए 50% आपके क्वेश्चन सही होना इसी पे डिपेंड करता है कि आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा। ठीक है, उसके बाद आंसर 50% आपका डिपेंड करता है। दूसरी चीज़, पेडागोजी का क्या मतलब है, आप कितने अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हो। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, क्वेश्चन के जो ऑप्शंस होते हैं वो काफ़ी क्लोज होते हैं। ऐसा नहीं है कि 3 बिल्कुल ही गलत हैं और एक सही है और आप एकदम उसको टिक कर दें, ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर क्वेश्चंस में किसी किसी में आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, लेकिन क्या होता है, क्वेश्चन के ऑप्शंस बहुत करीब होते हैं। तो पेडागोजी में बस आप एक चीज़ माइंड में रख लीजिए, जो बेस्ट ऑप्शन है आपको वो चूज़ करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आराम से 4 ऑप्शंस को पढ़िए और अपना आंसर आप अपने माइंड में रखना, और फिर चेक कर लेना कि आपका जो आंसर है वो सही है या गलत है। ठीक है, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में आपको बताना है। आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी, और पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कौन सा सही है। 4 ऑप्शंस आपको पढ़ लेने हैं और बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। विकास
यानी डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में क्या होता है, डेवलपमेंट की कुछ चीज़ें हमारी हेरिडिटी पे निर्भर करती हैं, नहीं करती हैं, आप खुद ही समझो। जब हमारा डेवलपमेंट हो रहा होता है तो हमारे जो पापा हैं या मम्मी हैं, ठीक है, या हमारी जो फैमिली है, उनके कुछ गुण हम में होते हैं डेवलपमेंट के दौरान या हम में, तो वो विकास में आनुवंशिकता के कुछ पहलू आ गए और कुछ पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। ये बात सही है, हमारे आसपास जो पर्यावरण है, चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है, उससे भी हमारा विकास प्रभावित होता है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1। तो फर्स्ट का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। बाकी देखो जैसे और ऑप्शंस हैं, दूसरे में क्या बोल रहा है, सीखने व प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित, तो पूरी तरह से जीन्स पर निर्भर नहीं करती। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है, पूरी तरह से दूर नहीं भी कर सकता और कर भी सकता है, तो इसको भी हम नहीं कह सकते। फोर्थ कहता है पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता है? इन चारों में से कौन सा पियाजे के अकॉर्डिंग नहीं कहा जा सकता है? इसका मतलब ये है कि इन चारों में से 3 ऐसे हैं जो पियाजे के अकॉर्डिंग कहे जा सकते हैं, एक नहीं कहा जा सकता। तो पहला क्या कहता है, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। दूसरा कहता है बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। तीसरा कहता है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। और चौथा कहता है बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो बताइए पियाजे के अकॉर्डिंग कौन सा सिद्धांत नहीं है? सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा उसकी ओर बढ़ते हैं, तो वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी पियाजे के अकॉर्डिंग ये नहीं है कि निरंतर, मतलब ये पियाजे ने नहीं बोला कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बाकी जो 3 हैं वो भी आपको ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि किसी क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पियाजे के कौन से सिद्धांत हैं। तो पियाजे के अकॉर्डिंग विकास गुणात्मक चरणों में होता है, यानी कि क्वालिटेटिव स्टेज में होता है डेवलपमेंट। पहला सही है, याद रखना। पियाजे के अकॉर्डिंग जो विकास है वो गुणात्मक चरणों में होता है। दूसरा कहता है बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये भी पियाजे ने बोला है। चौथा है बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये भी पियाजे के अकॉर्डिंग है। तो ये तीनों ठीक है और थर्ड वाला गलत है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? सीटेट में आजकल नहीं है वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चा नहीं इन पे ध्यान देता, इसलिए सीटेट ने बाद में इनको हाईलाइट करना भी शुरू कर दिया। देखिए नॉट और नहीं यहाँ पर हाईलाइटेड है, जिससे आप क्वेश्चन को आराम से समझ पाएँ। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की सीमा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द प्री ऑपरेशनल थॉट? प्री ऑपरेशनल थॉट की कौन सी लिमिटेशन नहीं होगी? 4 ऑप्शन आपके पास है और आपको राइट आंसर इसका करना है थर्ड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, प्रतीकात्मक विचार का विकास। ये पूर्व संक्रियात्मक विचार की सीमा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट, सिंबल्स की जो थॉट होती है उसका डेवलपमेंट, ये कोई सीमा नहीं है, ये कोई लिमिटेशन नहीं है। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति एक लिमिटेशन है, और ईगोसेंट्रिज्म, अहमन्यता, ठीक है, अहम रखना, दैट इज़ अ लिमिटेशन। और इरिसिबिलिटी, ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी यानी कि अनुत्क्रमणता, दैट इज़ ऑल्सो अ लिमिटेशन ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट। तो प्री ऑपरेशनल थॉट की लिमिटेशन क्या है? ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, अहम मान्यता और अनुत्क्रमणिता। कोई शब्द टफ होते हैं हिंदी में तो उसको इंग्लिश में देख लीजिए करिए, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट ऑफ सिम्बॉलिक थॉट, ये इसकी लिमिटेशन नहीं होती। तो सेकंड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसके अलावा? इन चारों में से किसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल जो होता है युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? एक्सेप्ट, इन सब में से क्या नहीं होगा जो खेल में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाएगा? ठीक, तो 4 ऑप्शन है, ध्यान से 4 ऑप्शंस को पढ़िए, बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। ये क्या बात हुई है ना, ये थियोरेटिकली बात सही नहीं है, भले आप जनरली बोलने लगो कि गेम खेल लेते हैं, टाइम
पास हो जाएगा। ठीक है, ये कहने वाली बात है, एक्चुअल में नहीं है कि समय बिताने वाली बात है खेल जो है। तो इसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में रोल निभाता है, यानी कि वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, ये उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। ठीक है, और ये नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग में लाया जाए। तो थर्ड ऑप्शन जो है गलत है, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 आपसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। कौन सा प्रश्न है जो बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करेगा। पहला है क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। दूसरा है सही जवाब क्या है। थर्ड है कि आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। और चौथा है विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन चूज करना है कि बच्चा गंभीर सोचे, क्रिटिकली थिंकिंग करे। ठीक है, क्रिटिकली थिंक करे बच्चा गंभीर रूप से। तो इन चारों में से बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। जब आप एक चीज़ को हल करने के ज़्यादा तरीके बच्चे से पूछोगे तो उसका दिमाग चारों तरफ जाएगा, वो ज़्यादा डीप थॉट करेगा। ठीक है, तो गंभीर रूप से सोचेगा, ऑप्शन नंबर 4 अगर आप उससे पुट अप करोगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 आपसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। प्रगतिशील शिक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन, है ना, कि हर दिन कुछ अचीव हो रहा है, प्रगतिशील शिक्षा आप प्राप्त कर रहे हैं। तो कौन सा विकल्प सबसे अच्छा उसका वर्णन करता है। ऑप्शंस को चारों को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, करके सीखना। ठीक है, परियोजना विधि जिसको प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं, और सहयोग से सीखना। ठीक है, इसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। तो करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट बनाकर सीखना, सहयोग, है ना, कोऑपरेशन से सीखना, ये बेस्ट तरीका होगा प्रगतिशील शिक्षा का। ठीक, तो ये जो बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 आपसे कहता है प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है। फिर से आपसे क्वेश्चन है प्रोग्रेसिव एजुकेशन से। देखिए, एक ही टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, वो भी लगातार। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में कौन निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। इनमें से कौन सा कथन ये बताएगा, एक्सप्लेन करेगा, इस चीज़ का अर्थ बताएगा कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। तो 7th का जो राइट आंसर होगा बताना है। 4 ऑप्शंस पढ़ लीजिए। ठीक है, 7th का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। 3 क्या कहता है, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। ठीक है, शिक्षा स्वयं ही जीवन कब होगी। ठीक है, इसके बारे में कौन सा कथन बता रहा है कि स्कूलों में जो शिक्षा है वो सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। एजुकेशन इन स्कूल्स शुड रिफ्लेक्ट सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड, है ना, ये चीज़ें दिखें, सोशल और नेचुरल वर्ल्ड जो है वो हमारी एजुकेशन में दिखना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो ये इसका बेस्ट ऑप्शन है, शिक्षा स्वयं ही क्या है, जीवन है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। मुझे उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलिए। चलिए 8th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। यानी कि सिंपल सी बात है, कोहलबर्ग का सिद्धांत आपसे पूछा है, इनमें से, है ना, विच इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ कोहलबर्ग्स थ्योरी। कोहलबर्ग की थ्योरी से कौन सा इनमें से स्टेटमेंट बनेगा, ये आपको बताना है। 8th क्वेश्चन। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, कोहलबर्ग। तो उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। ध्यान से सुनिएगा, कोहलबर्ग की थ्योरी ने क्या कहा है, उनके सिद्धांत ने, उनकी थ्योरी ने संज्ञानात्मक परिपक्वता यानी कि कॉग्निटिव मैच्योरिटी और नैतिक परिपक्वता यानी कि मॉरल मैच्योरिटी के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है, कि जो संज्ञानात्मक परिपक्वता आती है और नैतिक परिपक्वता आती है वो एक दूसरे के क्या है, कॉपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं। ये बात उनके सिद्धांत ने कही है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, एक बात आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सेशन के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे सभी सब्जेक्ट्स के आपको प्रोवाइड कराए जाएँ,
और आप खुद भी बताइएगा कमेंट करके कि कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं पेडागोजी के रूप में या फिर सब्जेक्ट के रूप में जिसकी आपको बहुत ज़्यादा नीड है। कमेंट करके आपको ज़रूर लिखना है, ठीक है। 9th क्वेश्चन आपसे कहता है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है किस चीज़ को। 9th क्वेश्चन है द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये क्या बताता है, ठीक है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आपको क्या बताएगा, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र का क्या मतलब है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हर बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से क्या मतलब है इसका। 9th क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। एक संदर्भ को जिसमें ये क्या बताता है, जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। मतलब सिर्फ हल्का सा सपोर्ट बच्चे को चाहिए और कार्य वो खुद करेंगे, ठीक है। बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ, मतलब जितना सहयोग की ज़रूरत है सिर्फ उतना बच्चे को देकर बच्चा स्वयं उस कार्य को करे, दैट इज कॉल्ड द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, अ कंटेक्स्ट इन विच चिल्ड्रन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म अ टास्क ऑन देयर ओन विद द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट। ये नहीं है कि उसको आपने सारा ही सपोर्ट कर दिया, सारी उसको थोड़ी सी बात जाननी थी आपने उसको सारा ही सॉल्व करके दे दिया, ऐसा नहीं है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या निकटवर्ती विकास के क्षेत्र में यही बात है कि आप लेवल के हिसाब से कि उसे किस लेवल के सपोर्ट की ज़रूरत है वो दें, बाकी वो लगभग सारा काम स्वयं ही कर सकता हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 आपसे कहता है एक उभयलिंगी व्यक्तित्व का क्या मतलब है। एंड्रोजीनस पर्सनैलिटी का क्या मतलब है आपको बताना है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा, ठीक है। सेकंड इसका आंसर होगा उभयलिंगी व्यक्तित्व का मतलब है आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, ठीक है। एक बैलेंस होता है उसमें मेल और फीमेल दोनों ट्रेट्स का यानी कि गुणों का, वो उभयलिंगी व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी कहलाती है। चलिए 11 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और आपका एक मेंटल लेवल भी ये बताएगा, ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन के लिए आपने पढ़ाई करी हो। मैंने आपको बोला है ना कि सीडीपी और पेडागोजी में बहुत से क्वेश्चंस आपको सिर्फ आपका क्या लेवल है सोचने का, आप सोशल चीज़ों को कितना ऑब्जर्व करते हो, कितना समझते हो बच्चों को, उस पर डिपेंड करते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। तो हर क्वेश्चन आप पढ़ के नहीं सीख सकते, कुछ आप समाज से, अपनी क्रियाओं से, आसपास से भी सीखते हैं। तो यही आपको बताना है कि बच्चा के डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा क्या सीखता है, लिंग के बारे में, ठीक है। तो 11 का जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ट्यूशन। बच्चा ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग की भूमिका को ग्रहण करता है। मीडिया से भी, समाज से भी, संस्कृति से भी ट्यूशन इसमें नहीं आएगा। चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग, मीडिया, सोशलाइजेशन, कल्चर। ट्यूटोरिंग से नहीं सीखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 12 मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक ये है कि वन ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैज़ बीन दैट, ये आपको बताना है, ठीक है। बताइए मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक क्या है, इनमें से ये आपको बताना है। चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए। तो 12 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा आपके पास, ऑप्शन नंबर 1 होगा। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। समझिएगा बात, यहाँ पर आलोचनाओं की हो रही है। जो कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट हैं उनकी आलोचनाओं में से एक क्या होगा आपके पास, उनमें से एक आपके पास होगा वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए वो क्या हैं, पक्षपाती हैं। जो मुख्य धारा में चली आ रही बातें हैं उनका वो क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए वो क्या है, पक्षपाती हैं, आलोचना वो करते हैं। क्लियर है इतनी बात। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है क्या। द थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, है ना। मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी क्या बताती है आपको, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत आपको क्या बताता है, चार ऑप्शंस में से पढ़िएगा। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है, तो 13 का जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2,
बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। देखो, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या बोलता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। प्रभावी अध्ययन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, ऐसा नहीं है। मतलब एक पर्टिकुलर सिद्धांत क्या बताता है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत बताता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। 13 का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। समझ गए? क्वेश्चन को ही समझना इंपॉर्टेंट है। सीखने के लिए मूल्यांकन करना और सीखने का मूल्यांकन करना, शिक्षक दोनों का उपयोग कर सकता है। किस चीज़ के लिए? टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग टू डू वॉट। ठीक है, किस के द्वारा? तो 14 का क्या राइट आंसर होगा? चार ऑप्शंस आपको ध्यान से पढ़ने हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन करेगा और सीखने का मूल्यांकन कर सकता है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जांचने में। ठीक है, बच्चों की क्या प्रोग्रेस है और क्या अचीवमेंट है उनका, उसके लिए दोनों का यूज़ शिक्षक कर सकता है। ठीक है, याद रखना ऑप्शन इसका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 आपसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। Which of the following is not related to continuous and comprehensive evaluation? Continuous यानी कि सतत, लगातार होने वाला, व्यापक यानी कि हर तरह से चारों दिशाओं में होने वाला मूल्यांकन यानी इवेल्युएशन। ठीक है, वो इनमें से किससे संबंधित नहीं है। सतत और व्यापक मूल्यांकन से इनमें से कौन संबंधित नहीं है, यानी कि 3 ऑप्शन संबंधित होंगे, एक नहीं होगा। तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ये बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सतत और व्यापक मूल्यांकन, इससे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। ये विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। ये तीनों बातें सही हैं। और सही क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है इतनी बात? तो 15 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी 15 के जो 15 क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे। मुझे उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा है और अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताएं कि सेशन आपको अच्छा लगा है। बाकी कमेंट करके ये भी आपको बताना है कि सीटेट के कौन से सब्जेक्ट की आप तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, जिसमें आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है या आप उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना चाहते हैं। उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा है। पूरी कोशिश रही है कि आपको चीज़ों को अच्छे से बताया जाए और समझाया जाए। तो अपनी तैयारी आप ऐसे ही बहुत अच्छे से लगातार करते रहिए। चाहे कहीं से भी आप पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़िए, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करिए। ठीक है, बाकी जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को शेयर अपने स्टडी ग्रुप्स में ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।